today we are studying about Kingdom Protista. आपको तो पता ही है किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, बट द ऑर्गेनिजम्स विच आर देयर इन किंगडम प्रोटिस्टा एंड ऑनवर्ड्स in kingdom fungi, in kingdom plantae, in kingdom animalia, all are eukaryotes. So single celled eukaryotes are placed in kingdom protista. Boundaries of this kingdom are not well defined. It means there are different kinds of organisms which are clubbed together in the kingdom protista. अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हैं. कुछ ऐसे हैं जो प्लांट किंगडम से मैच करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स से मैच करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फंजाई से मैच करते हैं. बट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, सो दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा. अब आप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन को देखें तो पुराने बायोलॉजिस्ट जो थे उनको प्लांट किंगडम में रखते थे, है ना. ऐसे ही कुछ स्लाइम माउल्ड्स होते हैं. इसमें एक ग्रुप है स्लाइम माउल्ड्स. तो स्लाइम माउल्ड्स फंगस के जैसे होते हैं और इसके अंदर जो प्रोटोजोन्स हैं वो एनिमल्स से मैच करते हैं. तो इस तरह से ना अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पर हम कौन कौन से ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे. देखिए, क्राइसोफाइट्स हैं, इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स. इन सब की स्टडी आप प्रोटिस्टा के अंदर करते हो. जो प्रोटिस्टन्स होते हैं यानी प्रोटिस्टा ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो प्राइमरीली पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं. ये जो किंगडम है ये लिंक बनाता है दूसरे किंगडम्स के साथ, जैसे कि किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम फंजाई. अब क्योंकि ये सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं तो इनकी जो सेल बॉडी है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है और इसके साथ साथ इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाई जाती हैं. कुछ के पास आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा जिससे कि वो मूवमेंट कर सकें, कुछ के पास सिलिया देखने को मिलेगा जिससे कि वो फूड को मूव करा सकते हैं, इधर से उधर फूड को अपने पास ला सकते हैं और खाने के प्रोसेस में यानी न्यूट्रिशन के प्रोसेस में वो सिलिया हेल्प करता है. प्रोटिस्ट जो हैं वो दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली. और अगर सेक्सुअली फॉर्म रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उनके जो गैमेट्स हैं या उनके जो सेल्स हैं वो फ्यूज करेंगे और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. आइए सबसे पहला ग्रुप पढ़ेंगे, दैट इज द क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स में आपको मिलेंगे डायटम्स और गोल्डन एल्गी. गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स के नाम से भी जानते हैं. तो ये जो क्राइसोफाइट्स हैं ये कहाँ मिलते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मैरीन एनवायरनमेंट, यानी समुद्री पानी में, खारे पानी में और मीठे पानी में. खारा पानी और मीठा पानी दोनों जगह पर ये पाए जाते हैं. और ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं. तो इनका साइज बहुत छोटा होता है इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक हैं और पानी के ऊपर पैसिवली फ्लोट करते हैं. पैसिवली फ्लोट करने का मतलब है कि वो अपनी एनर्जी ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे और वाटर के करंट के ऊपर ही ये फ्लो करते रहते हैं. ज़्यादातर जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, इट मीन्स सन की एनर्जी का यूज़ करते हैं और उस एनर्जी से ही अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है अपनी बॉडी में प्रिपेयर करते हैं. सनलाइट का यूज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे एंड देन ग्लूकोज का फॉर्मेशन अपनी बॉडी में करते हैं. जो डायटम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें आपको दो ओवरलैपिंग शेल्स मिलेंगी, यानी सेल वॉल के ऊपर शेल्स होती हैं. सेल वॉल तब बनती है जब दो शेल्स आपस में ओवरलैप करके जुड़ जाती हैं. और किस तरह जुड़ जाती हैं, जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स. जैसे कि एक साबुन का एक बॉक्स होता है, सोप बॉक्स होता है, ठीक उसी तरह से जो डायटम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो ओवरलैप करती हैं और दो ओवरलैपिंग शेल्स से वो सेल वॉल बनती है. सेल वॉल के अंदर क्या होता है डायटम्स की जो सेल वॉल होती है उसमें आपको सिलिका मिलेगा और इसीलिए जब डायटम्स की डेथ हो जाती है और वो पानी के नीचे सेडिमेंट्स में जमा हो जाते हैं तो वहाँ पर वो सिलिका पहुँच जाता है. The diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. तो जहाँ पर डायटम रहते हैं वाटर में वहाँ पर नीचे सेडिमेंट्स में आपको बहुत सारे सेल वॉल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे और सिलिका के कारण इनकी सेल वॉल जो होती हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाती हैं
और ये कई हजारों लाखों सालों से एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है हमारे सी बेड में, समुद्र के तल पर। और इसकी वजह से जो वहाँ की सॉइल है उसको हम बोलते हैं डाइएटोमेशियस अर्थ। डायटोमेशियस अर्थ जो नाम आया है वो डायटम से आया है, ठीक है ना। तो ये जो मिट्टी होती है सी बेड की, ये काफ़ी ग्रिटी होती है, और इस वजह से इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन करने के लिए, ऑयल्स और सिरप्स के लिए इंडस्ट्रीज में किया जाता है। डाइटम्स के लिए आपको याद रखना होगा कि क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियंस में, यानी ओशियंस के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रोडक्शन, तो वो काम जो है डाइटम्स हमारे करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं दे आर मोस्टली मैरीन। तो याद रखना है अब आपको पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में क्या अंतर है। डायटम्स जो हैं वो दोनों जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मैरीन वाटर में भी, जबकि डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं दे आर मोस्टली मैरीन एंड दे आर फोटोसिंथेटिक। जबकि डाइनोफ्लैजिलेट्स, जबकि डायटम्स जो थे उसमें नॉन फोटोसिंथेटिक भी थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इनका कलर कैसा हो सकता है, दे अपीयर येलो, दे अपीयर ग्रीन, ब्राउन और ब्लू, रेड, डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन देयर सेल्स। तो इनके सेल्स में जैसे भी पिगमेंट होंगे उन पिगमेंट्स के कारण इनका जो कलर है वो आपको दिखाई देगा। अलग अलग कलर्स के ये हो सकते हैं। इनकी सेल वॉल में क्या होता है, इनकी सेल वॉल में सेलुलोस होता है, और सेलुलोस जो है वो बहुत टाइट प्लेट्स बना देता है सेल वॉल पर। ज़्यादातर डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास फ्लैजिला होती हैं, और मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। इनके पास दो फ्लैजिला होती हैं। अब देखिए इनका नाम भी आपको दिखाई दे रहा है, फ्लैजिलेट लगा हुआ है, तो फ्लैजिला है। और फ्लैजिला कैसी हैं, दो फ्लैजिला है। एक फ्लैजिला तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी पूरी की पूरी बॉडी के साथ चलती है, और एक होती है जो ट्रांसवर्स रहती है, यानी लेटरल रहती है। तो देखिए यहाँ पर आपको फ्लैजिला दिखाई दे रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला हो गई, एंड सेकंड फ्लैजिला ट्रांसवर्स होती है। तो इस तरह से डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर आपको फ्लैजिला का जो पोर्शन है वो देखने को मिलेगा। वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर इज ट्रांसवर्स। ज्यादातर देखा जाता है कि जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं समुद्र में, सी वाटर में, और इसके कारण जो समुद्री पानी है वो लाल नजर आने लगता है। एग्जाम्पल है इसका गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स वो डाइनोफ्लैजिलेट है जो बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, और जिसकी वजह से वो जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर जो सी वाटर है वो आपको रेड नज़र आने लगता है। अब इस गोनियोलेक्स की वजह से जो है आपको समुद्री कलर जो है लाल नज़र आने लगेगा, तो आप दूर से ही देख करके मतलब अच्छा लगेगा, आपको अलग सा ही नज़र आएगा। अब जो हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं इनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि वो टॉक्सिन्स का रिलीज करते हैं, और जैसे कि गोनियोलेक्स है, और टॉक्सिन्स के रिलीज से क्या होगा, जो मैरीन एनिमल्स हैं वो मारे जाते हैं, जैसे कि फिशेस। तो उनकी जो डेथ है उसके पीछे भी इसका हाथ होता है, ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट्स का, जो अपने डिवीजन को बढ़ाते रहते हैं और टॉक्सिन्स को पानी में रिलीज करते रहते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज द यूग्लिनोइड्स। तो इसमें यूग्लिना आ जाता है, और ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ठहरे हुए पानी में यानी स्टेगनेंट वाटर में आपको मिलेंगे। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो ये याद रखने लायक पॉइंट है। इनके ऊपर इनका जो बॉडी सरफेस है वो किससे कवर होता है, प्रोटीन रिच लेयर से, जिसको हम पेलिकल का नाम देते हैं। पेरिकल की वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी होती है, बिकॉज आपको पता है कि सेल वॉल्स जो होती हैं वो रिजिड होती हैं, और अगर सेल वॉल नहीं होगी तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। इनके पास भी दो फ्लैजिला होती हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, जैसा कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में। ये शॉर्ट फ्लैजिला है, एंड दिस इज द सेकेंड वन इज द लॉन्ग फ्लैजिला। नेक्स्ट, तो अब क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बना सकते हैं, लेकिन एक खास बात जो यूग्लिना में आपको याद रखनी है कि अगर सनलाइट ना हो तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है, और ये दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खाने लगता है, उन पर प्रिडेशन करता है। तो इस तरीके से दोनों मोड्स ये शो कर सकता है यूग्लिना, ये फोटोसिंथेटिक भी है, ऑटोट्रॉफिक भी है या नहीं, और हेट्रोट्रॉफिक भी है।
एक और खास बात हमको याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूग्लिना के पास जो पिगमेंट हैं वो बिल्कुल हायर प्लांट्स के पास जो पिगमेंट होते हैं उनसे मैच करते हैं। यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिना एंड हायर प्लांट्स आर सिमिलर। तो ये प्लांट किंगडम के साथ इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। हम अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बाकी किंगडम्स के साथ कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो देखिए ना, यूग्लिना के साथ के पास जो है सिमिलरिटी किसके साथ है, किसके साथ एसोसिएटेड नज़र आ रहा है ये, जब ये फोटोसिंथेसिस करता है तो ऐसे पिगमेंट्स का इस्तेमाल करता है जो प्लांट्स के पास भी होते हैं। तो सिमिलर वे में आप इसको प्लांट्स के साथ लिंक कर सकते हैं। वहीं अगर ये प्रिडेशन करता है तो ये एनिमल्स की हैबिट शो करता है। नेक्स्ट ग्रुप इज द स्लाइम माउल्ट्स। तो स्लाइम माउल्ट जो है वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं, जैसे कि फंजाई होती है ठीक उसी प्रकार से, लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हैं। द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing organic material। तो मतलब होता ये है कि ये पानी में नहीं, ये ज़मीन पर पाए जाते हैं स्लाइम मॉल्ट्स। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ज़मीन पर, जैसे कि वेस्ट होता है एनिमल्स का या लीव्स होती हैं प्लांट्स की, प्लांट के वेस्ट होते हैं, उन सबको धीरे धीरे ये डाइजेस्ट करता रहता है और धीरे धीरे अपने नंबर्स को माइटोसिस से बढ़ाता चला जाता है और एक बहुत लंबा चौड़ा एग्रीगेशन बन जाता है जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। यानी अगर इसको सूटेबल कंडीशन मिलती रहे और ये लगातार अपना सेप्रोफिटिक मोड से न्यूट्रिशन गेन करता रहे तो ये अपने साइज को यानी अपने नंबर्स को बढ़ाता है और उसकी वजह से फिर क्या होता है, आपको एक ग्रोथ दिखाई देती है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, जो कि बहुत सारे एरिया में फैल जाती है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, यानी कंडीशंस जब इसके हक में नहीं होती, जब फूड नहीं मिल रहा होता है, मौसम ख़राब होता है, तब क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम जो है बिखर जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है और बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्पोर्स के पास वॉल्स होती हैं और ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, यानी ख़राब मौसम को सह जाते हैं और कई साल तक सरवाइव कर सकते हैं। अगर परिस्थितियां खराब रहें, कंडीशंस एडवर्स रहें, तो उनको ये सह जाते हैं। उसके बाद फिर ये स्पोर्स जो है हवा के सहारे इधर से उधर फैल जाते हैं और जब सही मौका मिलता है तो इनको दोबारा से मौका मिल जाता है स्लाइम माउल्ट्स को प्रोड्यूस करने का। स्लाइम माउल्ट्स की जो लाइफ साइकिल है उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द फीडिंग प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि एक लार्ज मास हो जाता है स्लाइम माउल्ट्स का, वो है ये। अब देखिए, ये जो प्लाज्मोडियम है अपना साइज बढ़ाता चला जाएगा और फैलता चला जाएगा, लेकिन जब एडवर्स कंडीशन आ जाएंगी तब क्या होगा, ऐसे समय पर ये डिसइंटीग्रेट होने के साथ साथ अपने ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। इस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोरेंजियम आपको देखने को मिलेंगे और उन स्पोरेंजियम के अंदर आपको स्पोर देखने को मिलेंगे। अब ये स्पोर किससे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, ठीक है ना। और ये अपनी ग्रोथ कैसे करता है, माइटोसिस से करता है। तो जब मियोसिस से स्पोर बनेंगे तो स्पोर कैसे हो जाएंगे, स्पोर जो है हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो ये रहे हमारे स्पोर्स। और उसके बाद फिर क्या होगा, जब अच्छी कंडीशन आ जाएंगी तब स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और फिर उससे दो प्रकार के सेल बनते हैं, अमीबॉइड सेल और फ्लैजिलेटेड सेल। आगे चल के ये सिनगेमी करते हैं यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं और हमें देखने को मिलता है जाइगोट। और जाइगोट फिर माइटोसिस करता रहता है और अपने साइज को बढ़ाते बढ़ाते प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है और इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो किसके साथ अपना सिमिलरिटी शो करता है, फंजाई के साथ। क्योंकि आपको अगर याद आ रहा हो तो राइजोपस के बारे में जब हमने डिस्कस किया था क्लास 10th में, तो राइजोपस भी कुछ इस प्रकार से ही रिप्रोडक्शन करता है। अगला पार्ट पढ़ते हैं। अगला ग्रुप क्या है, अगला ग्रुप है प्रोटोजोन्स का। तो प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, सारे के सारे प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉफ होते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो प्रोटोजोन्स का ग्रुप होता है वो एनिमल्स के साथ सिमिलरिटी शो करता है। तो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं ये प्रीडेटर की तरह रहते हैं, यानी दूसरे से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, या ये पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। तो दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। और ऐसा कहा जाता है कि जो एनिमल किंगडम है उनके जो पुराने रिलेटिव हैं वो यही हैं, प्रोटोजोन्स हैं। लगभग 4 ग्रुप्स हम पढ़ते हैं प्रोटोजोन्स में। जो पहला ग्रुप है वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जैसा कि आपको नाम दिखाई दे रहा है, इनका जो शेप है वो इरेगुलर होता है, अमीबा के जैसा होता है। इसके अंदर अमीबा, एंटामीबा ये आते हैं।
ये कहाँ पर रह सकते हैं? फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल, सब जगह ये पाए जा सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये मूव करते हैं और अपने फूड को कैप्चर करना जानते हैं। किसके हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। आपको तो पता ही है कि जो अमीबा होता है, अमीबा जो है अपने स्यूडोपोडिया के हेल्प से अपने फूड को कैप्चर कर सकता है। स्यूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने क्लास 10th में पढ़ा था, तो वो हमको यहाँ पर याद कर लेना है दोबारा से। अगर हम मैरीन फॉर्म्स को देखें, जो प्रोटोजोन्स हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, उनकी जो मैरीन फॉर्म्स हैं यानी जो समुद्र में रहती हैं, उनके पास सिलिका शेल्स भी हो सकती हैं उनके सरफेस पर। अब जो एंटामीबा है, ये एक अलग जीनस है, और एंटामीबा जो है वो पैरासाइट्स की तरह रहता है एनिमल बॉडी के अंदर। जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका अमीबियासिस कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, और ये हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में रिसाइड करता है, रहता है। और जब भी आ जाता है ये हमारे इंटेस्टाइन में, तो पैरासाइट की तरह बिहेव करता है और हमारे लिए डिसीज कॉज करने का काम करता है। सेकेंड ग्रुप इज द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये वो प्रोटोजोन्स हैं जिनके पास फ्लैजिला है, और ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। नाम से समझ में आ गया होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो जो इनके पैरासिटिक फॉर्म्स हैं वो डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल आपके लिए है ट्राइपेनोजोमा। तो ट्राइपेनोजोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में आएगा। थर्ड ग्रुप इन द प्रोटोजोन्स इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। नाम से समझ में आ रहा होगा, इनके पास सिलिया प्रेजेंट होती है, ये पानी में पाए जाते हैं, एक्टिवली मूव कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास जो सिलिया हैं, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया जो हैं वो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ ये सिलिया जो हैं फूड को इनके माउथ की तरफ यानी गलट की तरफ भेजने का काम करती हैं। जैसे कि पैरामीशियम अगर हम देखें, तो पैरामीशियम में जो सिलिया होती हैं वो फूड को माउथ की तरफ उसके भेजने का काम करती हैं। देखिए, देयर आर मैनी सिलिया ओवर द सरफेस ऑफ पैरामीशियम। बहुत सारी सिलिया होती हैं इसके सरफेस पर, और ये क्या करती हैं? ये लगातार फूड को उसके माउथ के अंदर भेजने का काम करती हैं पानी में से। नेक्स्ट, स्पोरोजोन्स, लास्ट ग्रुप। स्पोरोजोन्स भी नाम से आप समझ लो कि इनके पास स्पोर फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है। ये अपनी लाइफ साइकिल में कभी ना कभी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, और ये डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी अलग अलग काइंड्स की हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। और जो इनका स्पोर होता है वो इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन कॉज करने का काम करता है। जैसे एक इसका मेंबर हम पढ़ते हैं बहुत, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम को आप स्लाइम माउल्ड वाले प्लाज्मोडियम से कंपेयर ना करें, दोनों अलग अलग हैं। ये जो प्लाज्मोडियम है ये स्पोरोजोन का पार्ट है, और ये मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक है ना, जिसका कि बहुत बड़ा प्रभाव हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन पर पड़ता है। हर साल लाखों लोग मलेरिया से पूरी दुनिया में मारे जाते हैं। तो ये मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।